नमस्कार साथियों, मैं आर के सिंह आप सभी का संस्कृति आईएएस के खास कार्यक्रम करेंट अफेयर्स एनालिसिस में स्वागत करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आप सभी आगामी जो फेस्टिवल हैं इनके सेलिब्रेशन की तैयारियों में जुट चुके होंगे और इस दौरान आप अलग अलग समस्याओं को फेस भी कर रहे होंगे। लेकिन हम देशवासी और किसी समस्या से उतना भयभीत नहीं होते हैं जितना कि महंगाई से होते हैं। और इस महंगाई में भी अगर हम बात करें सब्जियों की महंगाई की तो फिर कहना ही क्या है, और उसमें भी अगर बात हो जाए प्याज की महंगाई की तब तो हमारे कान ही खड़े हो जाते हैं। और जो महंगाई की मार है इससे सरकार भी अच्छे तरह से वाकिफ़ है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार अलग अलग समयों पर महंगाई पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रयास करती रही है। अगर हम उसके कुछ पिछले प्रयासों की बात करें, जैसे प्याज की महंगाई पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या किया था कि जो प्याज का निर्यात मूल्य या जो निर्यात शुल्क था उसको 40% किया। यानी कि उद्देश्य सरकार का क्या था कि इसके द्वारा न केवल देश में प्याज के स्टॉक को बढ़ाया जाए बल्कि जो देश में प्याज के बढ़ते मूल्य हैं उन पर भी रोक लगाई जाए। लेकिन अगर वर्तमान की हम बात करें तो आज के समय में जो प्याज की निर्यात दर है वो लगभग पिछले वर्ष के समान ही है। यानी कि जो ये निर्णय लिया गया था सरकार के द्वारा शुल्क 40% करने का, इसका अभी तक कोई सफल या कह सकते हैं कि इसका प्रभाव कोई नहीं पड़ा है। और इस समय जो देश के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो नगरीय क्षेत्रों की हम बात करें या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, जो प्याज की कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक अधिसूचना जारी किया है और ये निर्धारित किया है कि अब देश से जो प्याज की निर्यात मूल्य होगा या जो न्यूनतम निर्यात मूल्य होगा वो $800 प्रति टन होगा। तो ये आज की हमारा क्या है, चर्चा का विषय होगा और इसी के नीतिगत निर्णयों और इस प्याज आधारित जो आधारभूत तथ्य हैं उनके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा होगी। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपके लिए एक सूचना है, तो सूचना देख लेते हैं। तो सूचना क्या है कि संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए एक UPRO ऑनलाइन कोर्स संचालित कर रहा है और ये जो कोर्स होगा ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्ज़ाम को आधार बनाते हुए संचालित किया जाएगा। इस कोर्स की कुछ खास विशेषताएं हैं, यानी कि इसमें क्या होंगी कि 130 से अधिक कक्षाएं आपको प्रदान की जाएंगी और प्रतिदिन 2 कक्षाएं आपको प्राप्त हो सकेंगी। साथ ही क्या है कि कोर्स की वैधता जो होगी वो 1 वर्ष होगी और आप इस कोर्स को असीमित बार देख सकते हैं। साथ ही क्या है कि इसमें 15 टेस्ट आपको प्रदान किए जाएंगे जो प्रीलिम्स और मेंस से संबंधित होंगे और इस कोर्स के अंतर्गत आपको नोट्स भी प्रदान किए जाएंगे जो PDF फॉर्मेट में होंगे। साथ ही क्या है कि जो इस कोर्स में प्रथम 200 विद्यार्थी नामांकन कराएंगे उनके लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 4,999 रुपये और ये जो कोर्स होगा ये 1 नवंबर से प्रारंभ होगा। और इस कोर्स से संबंधित अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या फिर संस्कृति आईएएस की वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपनी चर्चा के तरफ। यह विषय आज टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ साथ अन्य प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है। हम टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइंस को अपने विश्लेषण का आधार बनाएंगे। तो हेडलाइंस क्या थी कि गवर्नमेंट इम्पोजेस मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ $800 पर टन ऑन ओनियन टिल दिसंबर 31। यानी कि ये कह रहा है कि अब सरकार एक अधिसूचना लाई है जिसके अंतर्गत जो प्याज के निर्यात मूल्य हैं वो $800 प्रति टन निर्धारित किए गए हैं और ये जो अधिसूचना लागू की गई है ये कब तक लागू रहेगी, इस वर्ष के अंत तक, यानी कि दिसंबर 31 तक। तो ये न्यूज़ आज हमारे लिए क्या है कि मेन हमारा यही इस फोकस होगा
और ये जो न्यूज़ है ये कहाँ से संबंधित है। तो सबसे पहले क्या है कि पहला क्या है कि आपके जीएस पेपर 1 में, या कह सकते हैं कि इकोनॉमी पेपर 3, ये दोनों जगह एग्रीकल्चर से संबंधित टॉपिक है। साथ ही क्या है कि सोशल इशू से भी जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, या कह सकते हैं कि इससे संबंधित जैसे प्याज है, प्याज के विभिन्न आधारभूत गुण होते हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं, तो उनसे भी जुड़े हुए ये टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये क्या है कि एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है जो अलग अलग टॉपिकों से जुड़ा हुआ है। तो इस कारण से क्या है कि ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब बढ़ते हैं अपनी चर्चा के तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के चर्चा में हम किन प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे कि आखिर ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है, और इस न्यूज़ से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हम देखेंगे। साथ ही जो ये डिसीजन लिया गया है सरकार के तरफ, तो इसके पीछे तर्क क्या है, और उसके बाद हम देख लेंगे कि प्याज की जो कीमतें बढ़ रही हैं उनके पीछे प्रमुख कारण कौन से हैं, और प्याज की ये जो कीमतें बढ़ रही हैं इनके प्रभाव क्या हो सकते हैं, और प्याज बाज़ार से जुड़ी जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उन पे भी हम विचार करेंगे। साथ ही भारत में प्याज के उत्पादन से संबंधित जो आधारभूत बातें होती हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, और भारत में जो प्याज निर्यात से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं उन पे संक्षिप्त में हम प्रकाश डालेंगे, और भारत में जो प्याज की खेती की जाती है उसकी मूलभूत विशेषताएं क्या होती हैं, और उसके बाद हम देख लेंगे कि प्याज से या प्याज से संबंधित जो कुछ आधारभूत बातें हैं या तथ्य हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और सबसे अंत में हम देखेंगे कि प्याज के क्या लाभ होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। तो इस तरह से आज हम इस चर्चा में इन बिंदुओं की चर्चा करेंगे। अब देख लेते हैं सबसे पहली बात कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो पहले ही हमने बताया है कि हाल ही में सरकार ने एक अधिसूचना जारी की और कहा कि प्याज के लिए जो न्यूनतम निर्यात मूल्य होगा वो $800 प्रति मीट्रिक टन होगा, और ये क्या होगा कि ये इस वर्ष यानी कि 2023 के दिसंबर अंत तक लागू रहेगा, यानी कि 31 दिसंबर तक यह लागू किया गया है। और साथ ही क्या है कि सरकार ने घरेलू बाजार में सब्जी की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर काबू पाने के लिए ये डिसीजन लिया है। अब बात कर लेते हैं कि सरकार ने जो ये निर्णय लिया है कि प्याज की जो निर्यात मूल्य है वो $800 प्रति मीट्रिक टन होगा, ये क्यों लिया है। तो इसके पीछे कुछ प्रमुख तर्क हैं, उनको हम देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि देश में क्या है कि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और इसके पीछे कारण क्या है कि देश में जो उत्पादन है वो कम हो रहा है। साथ ही क्या है कि स्टॉक से संबंधित समस्याएं हैं। तो इस तरह से बहुत समस्याएं, उन्हीं में से कुछ को हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है कि देश भर में जो प्रमुख उपभोग केंद्र हैं, अगस्त के दूसरे सप्ताह से बफर स्टॉक से प्याज का क्या किया जा रहा है, लगातार आवंटन या उसका वितरण किया जा रहा है। साथ ही क्या है, जिससे जो भंडारित प्याज की मात्रा है उसमें कमी आई है। साथ ही क्या कहा जा रहा है कि अब तक बफर स्टॉक से लगभग 1.70 लाख मीट्रिक टन प्याज को क्या किया गया है, आवंटित किया गया है। साथ ही क्या है कि इस प्याज से किसानों के लिए जो लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं के लिए इसकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज को निरंतर खरीद और निपटान किया जा रहा है। अब देखिए, अब ये जो चर्चा दिया गया है ये है आपके पेपर की भाषा, यानी कि बुकिश भाषा। अब इसको हम संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता है कि सरकार करती क्या है कि एफसीआई के द्वारा जो अलग अलग राज्यों में फसलों के अधिशेष उत्पादन होते हैं उनको एफसीआई के द्वारा एमएसपी के अंतर्गत उसको खरीदती है और अपना एक बफर स्टॉक बनाती है, जिसका उद्देश्य होता है कि जब विपरीत समय आए, कोई कठिन समय आए, उस दौरान प्रोडक्शन
कम हो या कुछ ऐसी समस्याएं आ जाए जिससे क्या हो कि समाज में उसकी आवश्यकता बढ़ जाए, उसके मूल्यों में वृद्धि हो जाए, उस दौरान सरकार एक न्यूनतम दर पे गरीब तबके तक उस वस्तु या उस उत्पाद को पहुंचा पाए। इस उद्देश्य से सरकार एक बफर स्टॉक निर्मित करती है। बाद में क्या होता है कि इस दौरान ये कहा जा रहा है कि प्याज के मूल्यों में लगातार वृद्धि होने के कारण सरकार ने लगभग 1.70 लाख मीट्रिक टन सप्लाई किया है और अभी भी क्या है कि लगातार सप्लाई कर रही है, जिससे क्या हो रहा है कि जो स्टॉक है, जो बफर स्टॉक है प्याज का, वो लगातार कम हो रहा है। और इसी कारण से क्या है कि सरकार ने इस तरह के कदम उठाए हैं और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमतों पर प्याज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए ये किया जा रहा है। दूसरी बात कि केंद्र सरकार पिछले साल से ही क्या है कि पहले ही 5 लाख टन क्या कर चुकी है, प्याज खरीद चुकी है और उसके बाद भी 2 लाख टन प्याज की क्या किया है, खरीदा है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि देश में जो प्याज की कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं, जिसके पीछे एक अन्य कारण है कि प्याज का बड़े स्तर या उच्च दर पे निर्यात किया जाना। तो ये तर्क थे जिसके कारण सरकार ने क्या किए हैं कि जो निर्यात मूल्य हैं उनको फिक्स किया है। अब इसके अगले पहलू की हम बात करते हैं कि जो प्याज की बढ़ती कीमतें हैं उनके पीछे प्रमुख कारण क्या है। तो जो सबसे प्रमुख कारण क्या है कि भारत में प्याज की जो उत्पादन है उसके दर में कमी आई है। जो बड़े राज्य हैं जो क्या करते हैं, प्याज का बड़े स्तर पे उत्पादन करते हैं, उनके उत्पादन में कमी आई है। अब जैसे कुछ उदाहरण अगर हम ले तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में क्या है कि पिछले वर्ष प्याज के उत्पादन में कमी आई है। साथ ही क्या कहा जा रहा है कि अक्टूबर से पहले 2 सप्ताहों में महाराष्ट्र के प्रमुख कुछ ऐसे क्षेत्र थे वहाँ पर जो औसत थोक कीमत थी वो क्या हो गई, 60% से भी अधिक इंक्रीज कर गई, जिसके कारण देश के अन्य हिस्सों में प्याज की कीमतें बढ़ गई। साथ ही क्या है, देश में हमने बताया कि स्टॉक जो प्याज का है वो लगातार कम हो रहा है। साथ ही क्या है कि जो नई फसल है उसको आने में अभी देरी हो रही है। इसी के अलावा क्या है कि जो देश में मानसून से संबंधित समस्याएं थी उसके कारण भी क्या हुआ कि प्याज के उत्पादन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इसी कारण से क्या है कि जो ग्रीष्मकालीन प्याज उत्पादन की जाती है उसकी मात्रा में कमी आई है। और साथ ही क्या है कि अगस्त में लंबे अवकाश का भी फसल पर बुरा असर पड़ा है। तो इस तरह से क्या है कि प्याज के जो उत्पादन हैं उनमें कमी आने के ये प्रमुख कारण थे। अब बात कर लेते हैं कि प्याज की जो ये बढ़ती कीमतें हैं इनका प्रभाव क्या होता है। तो सबसे अधिक क्या होता है कि जो उपभोक्ता वर्ग है उसके ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ जाता है। साथ ही क्या है कि खाद्य मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और राजनीतिक अस्थिरता भी इससे उत्पन्न होती है। साथ ही क्या है कि भारत में जो प्याज उत्पादन है उस पर भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है और इस कारण से क्या होता है कि आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होती है और जिससे क्या होता है कि समाज पे बुरा असर पड़ता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि क्या इसके प्रभाव होते हैं। अब बात कर लें कि प्याज जो है इसके बाजार से संबंधित कौन सी समस्याएं हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो ये प्याज है ये मौसम आधारित फसल है, जिसके कारण भी क्या होता है कि प्याज के उत्पादन पे असर पड़ता है। साथ ही क्या है कि देश में इससे संबंधित क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, यानी कि प्याज के भंडारण से संबंधित समस्याएं हैं और मांग और सप्लाई में भी बड़ा गैप है, जिसके कारण क्या होता है कि प्याज से संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इस तरह से हमने देखा। साथ ही क्या है कि निर्यात से संबंधित भी अपने देश में समस्याएं हैं, क्योंकि जो बड़े व्यापारी हैं वो क्या करते हैं कि प्याज के स्टॉक को सीमित रख के
उसको निर्यात करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि देश में प्याज की कीमतें बढ़ जाती हैं और सब्सिडी वितरण संबंधित भी जो समस्या है उस कारण से भी क्या है कि देश में प्याज से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब बात कर लेते हैं भारत में प्याज के उत्पादन से संबंधित कौन से तथ्य हैं। तो क्या है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा यानी कि जो सेकेंड प्रोड्यूसर है, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है और जो भारत की प्याज है वो अपने तीखेपन के लिए प्रसिद्ध है। और जो प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य हैं देश में, उसमें सबसे पहला नाम आता है महाराष्ट्र का, दूसरा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और तेलंगाना। साथ ही क्या है कि अब यूपी में भी प्याज का बड़े स्तर पे उत्पादन किया जा रहा है। और जो प्याज है उसमें क्या है कि महाराष्ट्र इस समय फर्स्ट प्रोड्यूसर है। तो इस तरह से हमने देखा कि देश में प्याज का उत्पादन का स्तर क्या है, कौन से क्षेत्र सबसे अधिक प्याज उत्पादित करते हैं। अब निर्यात की अगर बात करें तो भारत से बड़े स्तर पे प्याज का निर्यात किया जाता है। भारत ने दुनिया भर में बड़े स्तर पे क्या किया है कि प्याज को निर्यातित किया है और इस कारण से क्या है कि देश को आर्थिक आय प्राप्त होती है। और अगर हम बात करें कि हमारे देश के द्वारा किन देशों को प्याज का निर्यात किया जाता है तो उसमें प्रमुख देश आते हैं बांग्लादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, नेपाल और इंडोनेशिया। तो इस पे भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भारत में जो प्याज की खेती होती है उसकी मूलभूत विशेषताएं क्या हैं। तो जो सबसे पहली विशेषता है कि जो देश में प्याज उत्पादन किया जाता है उसकी 3 फसलें प्राप्त की जाती हैं। जो पहली होती है वो खरीफ के समय होती है और ये जून जुलाई में इसकी रुपाई होती है और जो इसकी कटाई होती है वो सितंबर अक्टूबर माह में होती है। जो दूसरी इसकी खेती होती है वो होती है सितंबर अक्टूबर में, इसकी रुपाई की जाती है और जो कटाई होती है वो जनवरी फरवरी माह में होती है। और जो तीसरी इसकी कृषि या खेती होती है वो रबी के अंतर्गत की जाती है और इसकी जो रुपाई होती है वो दिसंबर जनवरी माह में होती है और इसकी जो कटाई होती है वो मार्च अप्रैल में होती है। तो आपके एग्रीकल्चर से संबंधित जो प्रश्न हो सकते हैं वो इस टॉपिक से बन सकते हैं या इन बातों पर बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य बातों की। तो जो ये पूरा जो हमने बात किया कि भारत में जो प्याज की कृषि है उससे संबंधित कुछ सामान्य बातें दी गई हैं, जैसे कि जो खरीफ प्याज है इसको फरवरी तक बेचा जाता है और देर से आने वाली जो खरीफ प्याज है उसको मई जून तक बेचा जाता है। साथ ही क्या है कि खरीफ और देर खरीफ जो दोनों प्याज हैं उनमें नमी की मात्रा अधिक होती है जिससे उन्हें 4 महीने तक क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। साथ ही क्या है कि जो रबी की प्याज है ये इसके ठीक विपरीत होती है जिसमें नमी की मात्रा क्या होती है, कम होती है और यह सर्दियों या बसंत के महीने के दौरान उगाए जाने पर इसे कम से कम 6 माह तक संग्रहित किया जाता है। साथ ही क्या है कि रबी की फसल को अक्टूबर तक गर्मी और मानसून के महीनों के दौरान बाजार में उपलब्ध रखा जाता है। तो इस तरह से हमने कुछ बातें की कि भारत में जो प्याज की कृषि की जाती है उससे संबंधित तथ्य। अब बात कर लेते हैं कि प्याज में कौन से तत्व पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि अपने पोषण से संबंधित या अपने न्यूट्रिशन से संबंधित तो वहाँ इस टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं। तो प्याज में सबसे अधिक जो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है वो सोडियम है, पोटेशियम है, फोलेट है, विटामिन ए है, B6 है, बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस। तो ये प्रमुख रूप से प्याज में पाए जाते हैं। साथ ही क्या है कि प्याज में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। साथ ही क्या है ये एंटी एलर्जिक है, एंटीऑक्सीडेंट है। इस तरह से क्या है कि अनेक प्याज में गुण पाए जाते हैं। साथ ही क्या है कि प्याज में एक केमिकल होता है जिसको क्या हम बोलते हैं, साइन प्रोपेथियल एस ऑक्साइड
और इस तरह से क्या है कि ये कुछ हमने देखा। साथ ही क्या है कि आँखों में जो लाइक्रामाइल ग्रंथि है उसको ये उत्तेजित करता है, जिससे क्या होता है कि हमारे आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये प्याज में कौन से तत्व पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं प्याज के फायदे की। तो अगर हार्मोनल दृष्टि से देखा जाए तो प्याज का सेवन करना हमारे लिए अत्यंत लाभदायक है। साथ ही क्या है कि शरीर में टेस्टोस्टेरोन, साथ ही क्या है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ये बेहतर बनाता है। साथ ही क्या है हमारे हार्मोनल जो असंतुलन है उसको ये बैलेंस करता है। और प्याज में क्या है कि भरपूर मात्रा में विटामिन ए, B6, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी पाया जाता है। और प्याज में आयरन के साथ साथ फोलेट, पोटेशियम, इस तरह के खनिज भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और इसी कारण से क्या है कि प्याज का सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभदायक है। कुछ अन्य बातों की हम बात करें तो कच्चा प्याज खाने से क्या होती है कि जो हमारे हड्डियां हैं, जो हमारे बोन्स हैं, वो मजबूत होते हैं। और साथ ही क्या है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको ये उनके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। साथ ही क्या है कि प्याज के नियमित सेवन से हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। यानी इस तरह से क्या होता है कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी विकसित होती है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि देश में प्याज के निर्यात से संबंधित जो नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं, साथ ही क्या है कि प्याज से संबंधित जो आधारभूत बातें थी उनको हमने देखा। और सबसे अंत में हमने देखा कि प्याज में कौन से तत्व पाए जाते हैं और वो हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किस प्रकार से लाभदायक है। इन बिंदुओं की हमने चर्चा की। हम आशा करते हैं कि आज की जो चर्चा है वो आपके लिए लाभदायक होगी और आप अपनी जो प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। नए अंक में हम एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।